जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं अनुराग सिंह आप लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाऊंगा नॉर्थ ईस्ट पीसीएस एक कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका पेपर जो है 2026 में बिल्कुल श्योर है कि होने जा रहा है। तो आप सभी को इस चीज के लिए कमर कस लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में भी जो है 4 आपके जीएस के पेपर आप लिख लेते हैं, ऐसे पेपर लिख लेते हैं। ऑप्शनल कैसे चूज करें, ऑप्शनल को क्या चूज करना है, क्या समझ के कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्या हमारा जो ग्रेजुएशन में हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है उसी को हम एज अ ऑप्शनल ले ले, या फिर हमें यह देखना होगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से हमारा एक लंबा जो है, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, मतलब लगभग हर एक पेपर में जो है आपको मदद मिले, तो उस तरीके से भी जो है जीएस चूज किया जाता है। और हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे ऑप्शनल पेपर को चूज कर सकते हैं। अब रहा बहरहाल बात कि मैं हूं हिस्ट्री का टीचर, तो मैं कहूंगा कि हिस्ट्री आप देख लीजिए, बाकी बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर होता है। मैं आपको बस ये आज बताने जा रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल चूज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और कितना बेहतरीन आपका आंसर राइटिंग हो पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ आपका अरुणाचल प्रदेश पीसीएस की ही बात नहीं है। जब आप अरुणाचल प्रदेश पीसीएस दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप यूपीएससी भी दीजिएगा। तो यूपीएससी में भी ऑप्शनल चूज करने के लिए हमें यही सोचना होता है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से शुरू करते हैं। बाकी जो है मैं हिस्ट्री ऑप्शनल जो है आपके नॉर्थ ईस्ट पीसीएस सेंटर जो है आपका, वहां पे हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेके आऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या क्या होगा। देखिए, अगर आप हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल चूज करते हैं तो हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक चीज समझना होगा कि जो आपका जीएस का पेपर है, ठीक है, क्या है आपका, तो जो आपका जीएस का पेपर है, तो जब आप जीएस पेपर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो जीएस पेपर फर्स्ट आपका ऐसे आता है, ठीक है। इसमें आप क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे में क्या है कि विदाउट हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी हिस्ट्री के समझ के आप क्या किसी सोसाइटी के बारे में कुछ लिख पाइएगा। जवाब आता है नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे। क्या बिना हिस्ट्री जाने हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। जवाब आता है नहीं। तो जब भी आपको ऐसे में दिया जाएगा, कुछ भी आपको ऐसे का एक टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए, तो हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इन सब की समझ आपका बेहतरीन होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे में भी मार्क्स बेहतरीन गैदर कीजिएगा। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश पीसीएस में आप ये ऐसे लिखे, या फिर जो है आप यूपीएससी में लिखे। उसके बाद बात आता है क्या कि जब आप अपना जीएस पेपर सेकंड देखते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम बात करते हैं कि जब आप मेंस लिखने जाते हैं उसमें आप देखते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, वहां आप देखते हैं कल्चर, ठीक है। तो कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेशनल हेरिटेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेशनल हेरिटेज के क्वेश्चन जब आएंगे, तो नेशनल हेरिटेज से क्वेश्चंस कैसे लिखिएगा। फिर जब इसके साथ बात आती है कि चलो ठीक है, नेशनल हेरिटेज के लिए भी जो है हमको हिस्ट्री समझना जरूरी है। इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल आप देखते हैं कि वहां पे क्या है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल की जब बात आएगी तो फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हम देखेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल को भी हमको समझना होगा। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ जब आप देखते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री दिखता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखना होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे समझ में आता है। इन सब चीजों के बाद जब आप देखते हैं अपना जीएस का पेपर, ठीक है, तो जब आप जीएस 3 देखते हैं और उसमें जो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एक मिनट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना होगा, ठीक है। तो जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इवोल्यूशन की बात आती है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो जब इस तरीके की बात आती है तो आपको पता नहीं है कि ब्रिटिश
किस तरीके से हमारे ऊपर रूल किए थे और रूल करने के लिए किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी धीरे धीरे ही करके और शुरू कर दिया था इंडिया में एक सेंट्रलाइज जो है वो पावर शुरू किया था उन लोगों ने। जब ये हमें समझ नहीं होगा तो हम कभी भी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ कैसे, किस तरीके से हमने जो है उसमें सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा, क्या रीजन था कि हमको सोवरेन वर्ड जो है उसमें ऐड करना पड़ा, क्या रीजन था कि हमने बोला कि हम डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन हम रिपब्लिक हैं, क्यों इस तरीके से वर्ड जोड़ने पड़े, क्यों हमने जो है सबसे पहले बोला इक्वेलिटी की बात की, लिबर्टी, फेटर्निटी, कहां से ये चीजें आई हैं, ये सारी चीजें हमें जो है समझाने का काम कौन करता है, हिस्ट्री। तो अभी तक में हमने क्या क्या देखा कि अगर हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल हम लेते हैं तो सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में एडवांटेज कहां होगा, एसे में, जहां बाकी अदर बच्चे जो पॉल साइंस से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, या अदर जो है इंजीनियरिंग चूज कर रखा है, किसी ने एग्रीकल्चर को एज अ ऑप्शनल चूज कर रखा है, तो जब उनकी एसे और आपके एसे का कंपैरिजन होगा तो आपका एसे काफी जो है डाइवर्सिफाइड होगा और काफी जो है वाइब्रेंट देखने में लगेगा वो एसे, क्योंकि आपको हर एक डायमेंशन का नॉलेज होगा एज अ इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सर अगर जीएस पेपर सेकंड में देखते हैं तो पूरा जीएस पेपर सेकंड क्या है हमारे पास में, तो पूरा हिस्ट्री ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखना है हमको, नेशनल हेरिटेज देखना है, कल्चर देखना है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स देखना है, आर्किटेक्चर देखना है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। फ्रीडम स्ट्रगल देखना है, यही नहीं इसमें जब आप देखिएगा तो पोस्ट 18th सेंचुरी लगभग आप मान के चलो कि बैटल ऑफ प्लासी जो है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से लेके टिल अभी तक का जो है वो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछते हैं आपके जीएस पेपर सेकंड में, तो वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ही आपने लिया है तो आपका जो है पेपर टू भी जो है आपका क्लियर है। बात आती है पेपर 3 की, तो पेपर 3 में जब आप जाकर के देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जब तक आप एक चीज समझो कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होगा। और जब हम आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी को समझना है तो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जिस बच्चे ने नहीं समझा, वो पूरा जैसे ही किस तरीके से हमने जो है ब्रिटिश से फाइट किया ये नहीं समझा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है एग्जैक्टली हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपका पेपर 3 में भी फायदेमंद है। इसके बाद रही बात एथिक्स की, तो एथिक्स के पेपर में देखिए हर टॉपिक से मिलता है, बट अगर आपका सोसाइटी का अच्छा नॉलेज है तो मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, तो इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास में कि जीएस में हमें इतना फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर अब ये भी बता दो आप कि इसके बाद जो है सिलेबस कितना है, तो मैं पहले ही बता दूं सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग आपको 24 टॉपिक पढ़ना है पेपर 1 में और लगभग 27 टॉपिक आपको पढ़ना है पेपर 2 में। जी हाँ, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा, 250 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, तो 250 मार्क्स का पहला और 250 मार्क्स का सेकंड पेपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको पढ़ने से हमारा क्या क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक में तो मैंने एक ब्रीफ बता दिया आपको कि जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 जो है आपका फायदा होने जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या कि इसके बाद हमारे पास में टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए पेपर 1 जब हम बात करते हैं, जैसे ही हम बात करेंगे कि सर पेपर 1 की बात आ जाएगी और पेपर 1 में बात आएगी कि सर क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहला है आपका कि सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, ठीक है। 1 मिनट मैं पेन बदल लेता हूं। तो क्या है हमारे पास में कि सोर्सेस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के वो कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आप एक इतना तो आपको अभी तक में पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, वैसे सोर्सेज या वैसे आर्टिफैक्ट्स जो कि फिजिकल फॉर्म में हो। फिजिकल फॉर्म में क्या है, तो हम एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं, कहीं की एक्सकेवेशन कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं,
एपिग्राफी, एपिग्राफी बेसिकली होता क्या है कि आप जब इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मौर्यन एज में कहते हैं कि हम मौर्यन इंस्क्रिप्शंस थे, पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, और बाकी और भी जो थे रॉक कट जो है इंस्क्रिप्शंस भी मिले हुए हैं हम लोगों को। तो जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की, तो उन्हीं की स्टडीज को हम क्या कहते हैं, उन्हीं की स्टडीज को हम कहते हैं एपिग्राफी। तो एपिग्राफी आपको देखना है, न्यूमिस्मेटिक्स देखना है। न्यूमिस्मेटिक्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए सिक्के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे कि सर सिक्कों को पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, मिलेगा। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहूं कि गुप्ता एज में गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा मिले हैं और बहुत बेहतरीन मिले हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, मीन्स कि गुप्ता एज काफी जो है फ्लोरिश था, वहां ट्रेड जो है बहुत अच्छा फ्लोरिश था, प्रॉस्परस स्टेट के रूप में जो है हम गुप्ता एज को समझ सकते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि अब जब किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या उस स्ट्रांग इकोनॉमी वाली सोसाइटी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा? तो जवाब आता है हाँ। क्या उस समय जो है लिटरेचर में अच्छा जो है वो टाइम पीरियड नहीं होगा क्या? तो जवाब आता है हाँ कि सर गोल्डन एज को, गुप्ता एज को तो हम गोल्डन एज भी कहते हैं। क्या उस समय पॉलिटी अच्छी होगी नहीं होगी? क्या उस समय रूलर जो होगा थोड़ा सा काइंड होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा टैक्सेस को रिलैक्स करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास में पैसे आ रहे हैं बहुत, तो फिर जबरदस्ती टैक्स लेने की क्या जरूरत होगी? तो इस तरीके से जब आप न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको एग्जैक्टली जो है उस सोसाइटी का हर एक डायमेंशन पता चल जाता है कि हाँ उससे पॉलिटी कैसे लिंक होगा, उससे जो है आपका उनका कल्चर किस तरीके से लिंक्ड होगा, उनका जो है लिटरेचर में कैसा पकड़ होगा, कितना प्रॉस्परस होंगे, उनके अंदर जो है जिसको आप कहते हैं कि सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था आती है, उस तरीके में वो क्या होगा, ये सारी चीजें जो है हमको समझ में आता है। उनका रिलीजन किस तरीके से होगा, ये सब कुछ हमको समझ में आएगा। फिर मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप जो है कि कब कब कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, किस टाइप से बनाए, कौन सा द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है, कौन सा नागर स्टाइल है, कौन सा वेसर स्टाइल के जो है टेम्पल आर्किटेक्ट हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में जब आएंगे तो आपको टूब के बारे में पढ़ना होगा कि टूब क्या होता है, ठीक है, मीनारेट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम मॉन्यूमेंट्स का बात करेंगे तो उस समय हमको देखना होता है। फिर बात आती है क्या कि लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, देखिए ये तो था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो कि फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन से जब हम बाहर निकालते हैं तो पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेस वैसा जब ह्यूमन या मैनकाइंड ने लिखना सीख लिया, ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हिस्टोरिक एज, ठीक है। बेसिकली जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो मैं आपको डीपली उसमें बताऊंगा कि क्या है कि हमने हिस्ट्री को जो है ना, बेसिकली आप तो ऐसे याद करके कहोगे कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, बट नहीं, अगर सोर्सेस के बिहाफ पे अगर मैं हिस्ट्री को डिवाइड करूं तो हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्या, प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक एज क्या था, वैसा एज जब क्या है कि ह्यूमन बींग्स को जो है ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। जब उनको लिखना नहीं आता था तो वो जो है नॉर्मल ओरली जो है एक दूसरे से जो है कांटेक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, या फिर जो है किसी सिंबल के थ्रू करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि जब स्टोन एज आप पढ़ते हैं तो स्टोन एज में आपने देखा होगा कि भीमबेटका में जो बहुत सारी पेंटिंग्स है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना लोगों ने जो है उनका लीजर पीरियड था तो वो रिलैक्सिंग मूड में थे तो उन लोगों ने इसलिए पेंटिंग किया हो। मे बी ये भी हो सकता हो कि वो कमांड कर रहे हो, पूरे ग्रुप को कमांड कर रहे हो कि आज हमें जो है हंटिंग पे चलना है और हंटिंग पे हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो उन्होंने पेंटिंग के थ्रू किया। तो वैसे स्टेज को क्या कहते हैं हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री, जब लोगों को लिखना नहीं आता था, ठीक है। दूसरा जो आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब कहोगे कि सर ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बेसिकली आप इतना समझ लो कि प्रोटो हिस्ट्री वैसा होता है जब ह्यूमन बीइंग ने लिखना सीख लिया था, बट उन्होंने क्या लिखा है वो आज तक हम जो है डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, मतलब उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब जवाब आता है कि सर ऐसा भी कोई एज था क्या है इंडिया में, तो हाँ बिल्कुल था। वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा के जितने भी लोग थे, हड़प्पा पीपल जितने भी थे, उन लोगों के पास में एक उनका अपना स्क्रिप्ट था, ठीक है। वो एक पिक्टोग्राफी के स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे और उसके माध्यम से जो है ना
आप देखोगे कि हड़प्पन सील्स पे बहुत सारी जो है ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बनी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाया है, हम आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो है हम उसको एक प्रोटो हिस्ट्री के स्टेज में रखते हैं, जबकि उन्होंने लिखा, हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हमने कह दिया। फिर आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज कहने का मतलब क्या है कि जब से लिटरेरी सोर्सेज की जो है भरमार हो गई, लिटरेरी सोर्सेज लिखे हुए पाए जाने लगे। अब बात आएगा क्या कि सर वो कौन सा एज है, तो जब आप वैदिक एज पढ़ते हैं और वैदिक एज के बाद से जब आगे की तरफ आप जाते हैं, तो इस एज को हम क्या कहते हैं, इसको हम हिस्टोरिक एज में डालते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिक एज में जब हम इसको डालते हैं तो यहां से फिर जो है ये हिस्टोरिक एज शुरू हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स पे स्टडी के, तो हम तीन भागों में बांटते थे। कौन कौन बताया मैंने आपको कि एक हो गया प्री हिस्ट्री, दूसरा हो गया प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हो गया हिस्टोरिक एज। तो इस तरीके से हमको जो है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा। उसमें क्या है, इंडिजिनस, जो कि इंडिया में जो खुद यहाँ के जो है नेटिव लोगों ने लिखा। बात आता है क्या, तो सर वेदास, जब हम वेदास की बात कहते हैं कि जब हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की बात करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड जो है उनके ब्राह्मण्स जितने भी जो है, तो ब्राह्मण्स के बारे में, अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, तो सारे जितने भी वेद हैं उनसे रिलेटेड जो है ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जब इन सब के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, इंडिजिनस आपका जो है लिटरेरी सोर्सेस है। तो उसमें भी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में हम बांट देते हैं। बेसिकली आप समझ लो प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है। लेट्स से कि मैं अगर ऋग्वेद के बारे में बोलूं, ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में अगर मैंने कुछ लिखा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, वो हमने ऋग्वेद के बारे में लिखा, प्राइमरी सोर्स है ऋग्वेद। लेकिन अगर ऋग्वेद पे अगर मैं कोई जो है कमेंट्री लिख दूं या कोई कमेंट्स लिख दूं बाद में चल के, तो वो क्या होगा, उसको हम सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में डालते हैं। ठीक है, कि वो सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन है, तो हमेशा ऋग्वेद है, अगर वैदिक एज के बारे में हमको समझना है तो। लेकिन अगर वैदिक एज के बारे में अगर हम कोई कमेंट्री लिखे, ऋग्वेद को पढ़ के अगर कोई कमेंट्री लिख दे ऋग्वैदिक एज के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम इस तरीके से बांटते हैं। फिर इसी में बहुत सारे पोएट्रीज आपका आएंगे कि जितने भी पोएट हुए थे तो उन लोगों ने क्या किया था, पोएट्री लिखी, उन लोगों ने कविताएं लिखे, तो वो कविताएं, गद्य, पद, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें देखना होगा। साइंटिफिक लिटरेचर्स जितने भी हुए हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो हमारे जितने भी फिलोसोफर्स हुए थे या साइंटिफिक जो है साइंटिस्ट हुए थे, जिन लोगों ने आगे चल करके जो है अलग अलग थ्योरीज दी, उन्होंने भी जो है अपने बुक्स लिखे थे, उनको भी हम एज अ लिटरेरी सोर्स में रखते हैं। फिर लिटरेचर हो जाता है, और लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस। आपको पता है कि अलग अलग रीजन में भी जो है ना वो लिटरेचर लिखे गए थे। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं बात करूं कि जब हम मिडिवल एज में आते हैं, तो मिडिवल एज में क्या है, एक तो हम जो है सल्तनत एज पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत या मुगल, लेकिन इसके साथ साथ बहुत और भी जो है ना वो रीजनल पावर थे उस समय। विजयनगर था, बहमनी किंगडम था, ठीक है, तो इस तरीके से अहोम किंगडम था। तो इन लोगों ने भी अपना जो है अलग अलग जो है ना रीजनल सोर्सेस जो है, लिटरेरी सोर्सेस उन्होंने लिखा है, और उनके बारे में वहां पे जो है पढ़ा जाता है। तो उनके बारे में भी जब उनकी स्टडीज हम करते हैं, तो उससे भी हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, सोर्सेस के बारे में कि हिस्ट्री का सोर्स किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर बात करें फॉरेन अकाउंट में, तो ग्रीक आ गए, चाइनीज आ गए, अरब राइटर्स आ गए। तो जब भी वो आ रहे थे तो वो क्या लिखते थे, ट्रेवेलॉग्स लिखते थे। ट्रेवेलॉग्स कहने का मतलब क्या है कि वो जब यात्रा कर रहे होते थे तो भारत में उन्होंने क्या देखा, उस चीजों को वो बुक में लिखते थे। उनसे भी पढ़ने से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ हमारा इंडियन हिस्ट्री या इंडियन सोसाइटी किस तरीके से था, क्या वर्क कर रहा था। तो इसके बारे में भी जो है हम अपने इंडियन पास्ट के बारे में हमको पता चलता है, तो वो भी हमको इसमें पढ़ना है। दूसरा जो बात आती है क्या कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। मैंने आपको बता दिया था कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री वही होता है, जब आप समझ लो कि जब लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, उनको क्या था, उनको जो है लिखना नहीं आता था। ठीक है, तो राइटिंग जो है उस समय लोगों को नहीं आता था, वो हमने रख दिया था प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्या मैंने बताया था आपको कि लिखना आता था, बट हमने आज तक डिसाइफर नहीं किया है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है।
फिर उसके बाद में मेगालिथ कल्चर। अब आप कहोगे कि सर ये मेगालिथ कल्चर क्या है? देखिए, जब हिस्ट्री हम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपको पता होगा कि जब हम जो है ना स्टोन एज में थे, तो स्टोन एज में भी कहीं कहीं क्या था, नियोलिथिक एज चल रहा था, कहीं चैल्कोलिथिक एज चल रहा था, और कहीं कहीं नियोलिथिक एज जो है ना वो सीधा मेगालिथ में कन्वर्ट हो गया था। मेगालिथ होता कुछ नहीं था, बरियल जो होता था ना, जो लोगों का जो कब्रगाह होता था, तो बरियल के पास में ना बड़े बड़े चट्टान जो है वो रखे जाते थे अलग अलग शेप में, कोई जो है सर्कुलर वे में, कोई रेक्टेंगुलर वे में, कोई केव की तरह बना दिया जाता था। और ये जो है ना इस तरीके का कल्चर बेसिकली आपको दक्कन के क्षेत्र में देखने को मिला, दक्कन एरिया में देखने को मिला, आपको मतलब साउथ में देखने को मिला। तो उस कल्चर को हमने वहां पे एक अलग नाम दिया, वही बोला हमने क्या कि मेगालिथ कल्चर्स है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि उस समय उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, पेस्टोरल और फार्मिंग कल्चर्स कैसा था आउटसाइड द इंडस, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा साउथ में मेगालिथ कल्चर बेसिकली जो है साउथ का कल्चर है। तो हमको देखना होगा कि साउथ में इन्होंने किस तरीके से क्या किया। इसके बाद बात आती है क्या, सेटलमेंट्स की, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, क्राफ्ट, पोट्री, आयरन इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों की, ठीक है। तो ये हमको देखना होगा। इसके बाद बात करें तो आर्यंस एंड वैदिक पीरियड्स, तो मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड जैसे ही जब इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन का अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइन होने के बाद में फिर क्या होता है कि एक सेकेंड जो है इंडस, जिसको आप कहते हैं अर्बन रिवॉल्यूशन या सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, वो स्टैब्लिश होता है। बट इस बार वो कहां होता है, सप्त सिंधु के क्षेत्र में नहीं होता है। सप्त सिंधु जो है वो उस एरिया में, रीजन में नहीं होता है। सप्त सिंधु का एरिया क्या है, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी वाला जो क्षेत्र है, इसी को ऋग्वेद में सप्त सिंधु रीजन के नाम से आपको बताया गया है। लेकिन जो सेकंड जो है आपका अर्बन सिविलाइजेशन, वो कहां शुरू होता है, तो ये होता है आपका गंगा और यमुना दोआब में, और इसी को हम नाम देते हैं वैदिक पीरियड। तो ये वैदिक पीरियड जो है आगे बढ़ते हुए महाजनपद एज आएगा, और महाजनपद एज के बाद में जो है ना फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, जिसमें आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीजें आपको इसी में पढ़ने को मिलेगी। तो हम आर्यंस एंड वैदिक पीरियड्स भी देखेंगे, उसमें जो है उनका वैदिक पीरियड में रिलीजन कैसा था, फिलोसफीज कैसी थी, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कैसे हुआ था ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अर्ली जो मोनार्की था वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, वर्ण सिस्टम कैसे आया था, ये चीजें आपको देखना होगा। फिर इसके बाद बात करें तो पीरियड ऑफ महाजनपद। अब आपको बात आता है कि जब अर्ली मोनार्की आ चुकी थी, और अर्ली मोनार्की आने के बाद में होता क्या है कि जैसे ही अर्ली मोनार्की हम ला देते हैं, अर्ली मोनार्की के बाद में क्या होता है कि महाजनपद एज, वही जो अर्ली मोनार्क हैं वो धीरे धीरे जो है ना अब स्टेट का रूप लेने लगते हैं, और टोटल जो है 16 महाजनपद, जिसको आप कहते हैं 16 स्टेट, उनका फॉर्मेशन होता है। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, और फिर उसी महाजनपद एज में हम ये भी पढ़ते चलेंगे कि किस तरीके से मगध एज अ सुपीरियर महाजनपद इवॉल्व होता है, और वो बाकी अदर जितने भी 15 महाजनपद थे उनको जो है अपने अंदर जो है अब्सर्व करता है। और इसके साथ क्या होता है कि पहला एम्पायर, मगध एम्पायर स्टैब्लिश्ड कैसे होगा, और नंद को किस तरीके से डिफीट करके, और फिर मौर्यन जो है चंद्रगुप्त मौर्य, वो चाणक्य की मदद से कैसे आएंगे, तो वो चलेंगे हम। तो इसी तरीके से क्या है कि पहला मौर्यन एम्पायर पे हम चले आएंगे। जैसे ही हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर का पूरा जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे हम कि कितने जो है एरिया में जो है इसका एक्सपेंशन था, क्या इनके यहाँ पॉलिटी थी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था इनका। उसके बाद में फिर देखेंगे कि मेगास्थनीज ने किस तरीके से पाटलिपुत्रा को रन करने के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इकोनॉमी में वो क्या कर रहे थे, किस तरीके के टैक्सेस थे उनके, क्या क्राफ्टमैन पे भी टैक्सेस था या सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन पीपल पे ही टैक्स लगाया जाता था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर लास्ट में सोसाइटी देखेंगे कि इस समय सोसाइटी कैसी थी। जब ये देखेंगे तो लास्ट में फिर हम अंत में देखेंगे कि अगर इतना अच्छा मौर्यन एम्पायर था तो फिर उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद में पोस्ट मॉडर्न एज में फिर कौन कौन सी जो है
अलग अलग तरीके के जो है स्टेट्स बिल्ड होंगे छोटे छोटे, जिसमें आपको जो है इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ाना होगा, शक के बारे में पढ़ाना होगा, कुशान्स के बारे में, वेस्टर्न क्षत्रप्स के बारे में, और यही नहीं सातवाहन के बारे में, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी के बारे में। क्योंकि क्या था कि जैसे ही मौर्यन इंपायर का डिक्लाइन होता है तो ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है ना ये इंडो ग्रीक, शक और कुशान जो है बाहर से जो है अटैकर्स आ गए थे। कुछ समय तक जो है इंडिजिनस जो रूलर्स थे उन लोगों ने भी रूल किया, फिर इनका डिक्लाइन होता है तो किस तरीके से इंडो ग्रीक आए, शक आए, कुशान आए, वेस्टर्न क्षत्रप्स का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब ये हम देख लेंगे तो इसके बाद बात क्या आएगी कि अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसमें कि जैसे ही हमने देख लिया कि पूरा मॉडर्न एज हमने देख लिया, मॉडर्न एज के बाद आपको क्या देखना होगा, मॉडर्न एज के बाद देखना होगा कि पोस्ट मॉडर्न एज, उनकी इकोनॉमी, बाकी सारी चीजें। उसके बाद आता है अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में भी जो है किस तरीके से सोसाइटी उस समय चल रही थी वो देखना होगा। दक्कन में और साउथ में जो है ना, बेसिकली आपको याद होगा कि ईस्ट में आपको जो आज का उड़ीसा का पार्ट है वहां पे खारवेल रूलर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो खारवेल और उनके बारे में कैसे पता चला हमें, उनका एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है उनका, उससे बेसिकली हमको उनके बारे में पता चलता है। तो वो उनकी किस तरीके की पॉलिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी था, इकोनॉमी था, ये सारी चीजें हमको देखना है। उसी समय एक इंपॉर्टेंट है संगम एज, जो कि पूरे साउथ को जो है ना अपने अंदर वो बाइंडिंग फोर्स है संगम एज। तो आपको देखना होगा कि संगम एज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना होगा कि संगम लिटरेचर्स क्या था, कल्चर क्या था, उनका आर्ट आर्किटेक्चर्स कैसे क्या था, ये सारी चीजें आपको उसमें देखना होगा। तमिल स्टेट्स में आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको चोला, चेराज और पांड्याज के बारे में पढ़ना है। तो उनकी किस तरीके से रूलिंग थी, क्या कर रहे थे, उनकी पॉलिटी किस तरीके से चल रही थी, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना है। फिर यही वो टाइम था जब आप देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया से डिक्लाइन करता है और बाहर से लोग आते हैं, या उनके जो नीचे के जो लोग थे वो जब पावर में आते हैं तो उनको अपने पावर को वैलिडेट कराना होता है। और अपने पावर को अगर वैलिडेट कराना है तो वो क्या करेंगे कि रिलीजन को खुश करेंगे, धर्म को खुश करेंगे। धर्म को खुश करने के लिए वो क्या करेंगे, लैंड ग्रांट देंगे। लैंड ग्रांट देने का मतलब क्या है कि अब वो जो है ना ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देंगे, टेम्पल्स के नाम पे जो है लैंड ग्रांट देंगे, और इसके माध्यम से वो क्या करेंगे कि अपना जो है अपने आप को एज अ रूलर स्टैब्लिश कराने की कोशिश करेंगे एज अ रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो हमको उसी समय पे क्या देखना होगा कि ये जो लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे वो किस तरीके के थे, वो हमको देखना होगा। फिर क्वाइनेज के बारे में देखना होगा कि क्वाइनेज पे अब क्या होगा कि आपको जो है ना बड़ा बड़ा जो है महाराजा और राजाधिराज, इस तरीके का टाइटल जो है वो आपको क्वाइन के नीचे रूलर के देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें हमको देखना होगा। फिर ट्रेड एंड गिल्ड्स के बारे में हमको देखना होगा। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें चलती रहेंगी। फिर आता है बात कि जब ये अर्ली स्टेट्स जब फिनिश हो जाएंगे, पोस्ट मॉडर्न एज खत्म होगा, और उसी समय हमने दक्कन भी देख लिया, तब उसके बाद में एक बार फिर से दोबारा से जो है एम्पायर बिल्डिंग शुरू होगा इंडिया में। किसके थ्रू, तो वो गुप्ता शुरू करेंगे। और समुद्रगुप्त के बारे में स्पेसिफिकली इसमें पढ़ना होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चंस पूछता भी है कि दोबारा से जो है ना एम्पायर बिल्डिंग का जो है कोशिश जो है कि अटेम्प्ट किस रूलर ने किया था, क्या क्या चीजें हुई थी, तो वो हमको आपको इसमें देखना होगा। फिर इन्होंने अपना पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बनाया, इकोनॉमिक कंडीशन इनका यहाँ पे कैसा था, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम काफी फ्लरिश था। रोमन एम्पायर के साथ में हम जो है ट्रेड अच्छा खासा कर रहे थे। एट द एंड गुप्ता के एज में ऐसा टाइम आता है कि रोमन एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन होता है, और धीरे धीरे जो है गुप्ता एज जो है वो डिक्लाइनिंग फेज पे चला जाता है। तो हम जो है इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में देखेंगे। क्वाइनेज जो है कि कैसे कैसे सिक्के जो है गुप्त के रूलर्स जो थे उन लोगों ने इशू किया, उसके बारे में देखेंगे। लैंड ग्रांट्स यहां भी बना रहेगा, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको कि ये क्या था, अपने आप को वैलिडेट कराने का तरीका होता था कि कोई भी रूलर अपने आप को एज अ रूलर
या महाराज अगर वैलिडेट कराना चाह रहा था तो वो क्या करता था कि लैंड ग्रांट करता था, ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन को जो है ना वो ग्रांट पे देता था कि ठीक है आप इस बहाने भी हमको जो है एक्सेप्ट करोगे कि एज अ रूलर, ठीक है। तो लैंड ग्रांट देखेंगे। फिर डिक्लाइन इन अर्बन सेंटर्स। अब आप कहोगे कि सर अगर जो है ट्रेड इतना फ्लोरिश हो रहा था तो अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन क्यों होता है? तो अर्बन सेंटर का डिक्लाइन क्यों होता है ये हम देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, रोमन इंपायर का डिक्लाइन। जैसे ही उस साइड रोमन इंपायर डिक्लाइन करेगा तो यहां पे क्या है कि यहां इनके अर्बन सेंटर्स भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेंगे। दूसरा, इन लोगों ने फ्यूडलिज्म को जो है ना जन्म दे दिया था। मतलब कि इन लोगों ने इस तरीके से आप समझ सकते हो कि फ्यूडलिज्म को जो है इसकी जो है शुरुआत कर दी थी कि ये अपने नीचे जो है ना वो अपने नीचे भी जो है ये रूलर्स ऑफ फ्यूड जिसको आप कहते हैं, तो फ्यूडल्स को जो है जनरेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था इस लैंड ग्रांट की वजह से। तो क्या हो गया था कि अब जो है इनकी पावर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी और फ्यूडलिज्म जो है अब अपनी जड़ें बना रहा था। अभी पूरी तरीके से वो आया नहीं था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कास्ट सिस्टम जो है ना किस तरीके से वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होता है, ये जब आप गुप्ता एज पढ़िएगा और गुप्ता एज, वकाटक एज और जो है आपका जो है वर्धन एज के बारे में आप पढ़िएगा, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आपका वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा था, कि किस तरीके से अब बाय बर्थ जो है ना वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप इसी वर्ण के लोग हैं, ठीक है। फिर वोमेन का पोजीशन उस समय क्या था ये देखेंगे। एजुकेशन किस तरीके का था उस समय वो देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुप्ता एज ही था जब नालंदा में पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटीज को जो है ना वो बनाया गया, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज फिर इसी समय आएगा। पाला रूलर्स जो है जैसे ही गुप्ता फिनिश होंगे और वर्धन का एज आएगा जिसमें हर्षवर्धन को आप पढ़िएगा, तो उसी समय सेम समय में क्या आएगा कि पाल डायनेस्टी बन रही होगी वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने किस तरीके से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया इसके बारे में आपको देखना होगा। फिर वल्लभी के बारे में आपको देखना होगा, उनके लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। फिर उसी तरीके से रीजनल स्टेट में बात करें तो रीजनल स्टेट में गुप्ता एरा के टाइम पे कौन कौन से छोटे छोटे जो थे फ्यूडल, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूडलिज्म जो है धीरे धीरे पनपने लगा था, तो गुप्ता के अंदर में ही जो है कदम्बाज थे, पल्लवाज थे, चालुक्याज थे, बादामी के, इन सब चीजों के बारे में जो है आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको आपको समझना होगा। फिर थीम्स इन द अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। अब आपको देखना होगा क्या कि अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री जो है उसमें क्या क्या थीम्स है, जैसे लैंग्वेजेस आपको देखना होगा और टेक्स्ट किस किस तरीके के लिखे गए, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके। मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर्स कौन कौन से हुए, स्कूल्स कौन कौन से हुए, और इंडिया आइडियाज साइंस में और मैथमेटिक्स में किस तरीके से आया, ये सारी चीजें। अब एक बात बताओ आप, इतना मैंने आपको बताया, इस इतने में से कम इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं जीएस पेपर में? तो जवाब आता है कि हाँ सर जीएस पेपर में तो यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। जीएस पेपर छोड़ दो, आप मेंस का पेपर छोड़ दो, ये प्रीलिम्स में भी आपके यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सीधा पूछ देंगे कि जो है इंडिका किसने लिखी है। अब आपको नहीं पता है कि मेगास्थनीज ने लिखी है तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं बोलूं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, अब आपको नहीं पता है उसके बारे में, आपने इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी आपके एमसीक्यूज गलत होंगे। तो ये आपको समझना होगा क्या कि ये आपको क्या कर रहा है, ये आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प कर रहा है। दूसरा, आपके जीएस पेपर 1 जब आप ऐसे लिखने जा रहे हो उसमें भी हेल्प कर रहा है। दूसरा कि पूरा जीएस पेपर 2 जिसमें पूरा हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। और तीसरा कि आपका जब आप पढ़ने जाते हैं क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको अभी आगे बताता हूं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देख लिया अर्ली मिडिवल एज जो है, हम देखेंगे क्या 1750 से लेके और 1200 तक में किस तरीके से क्या चीजें चल रही थी, तो पॉलिटी उस समय क्या चल रहा था, ठीक है। और आप इसी समय में आप सुनिएगा एक ट्राईपार्टाइट जो है ना स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट जो है स्ट्रगल क्या था उसके बारे में आप इसमें यहां पे देखिएगा। फिर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको यही पढ़ना है कि चोला जो थे ना किस तरीके से चोला एम्पायर जो है
ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां तक श्रीलंका, यहां तक उन लोगों ने अपना एक्सपेंशन किया। सॉरी, किस तरीके से उन्होंने वहां तक एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन के साथ साथ फायदा क्या उन लोगों को आपको देखने को मिलता है कि आज भी आप थाईलैंड, कंबोडिया में जाते हैं तो आपको जो है ना चोलास के तरीके के जो है आपको वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका जो है ना आपको देखना है क्या कि अर्बन सेटलमेंट्स और एग्रेरियन इकोनॉमी देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका जो है ना आप रूरल, ठीक है ना, सेटअप आपको देखना होगा, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि लोकल गवर्नेंस, ठीक है। जब आप इनके ग्रामीण क्षेत्र पे जाएंगे तो इनका जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो है इनका, ये जब आप देखते हैं इसमें तो इससे क्वेश्चन पूछता है और बार बार वो कहता है कि बताइए कि चोला एम्पायर में जो लोकल इनका जो सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था या लोकल गवर्नेंस सिस्टम था, ये लोकल गवर्नेंस सिस्टम आज के पंचायती राज से जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या क्या फीचर्स कॉमन देखने को मिलता है आपको, कि क्या देखते हैं आप दोनों में कॉमन फीचर्स। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चंस पूछा है और ये आपके ऑप्शनल में नहीं पूछा है, ये आपके जीएस पेपर में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी के, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो इसके बारे में हम देखेंगे, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखेंगे, सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे, कंडीशंस ऑफ वुमेन देखेंगे, उस समय की चोला एज में कंडीशंस ऑफ वुमेन जो किस तरीके का था। और इसके साथ साथ हमको क्या देखना है, इसके साथ साथ हमको यह देखना है कि पूरा 700 जो है 750 से लेके 1200 के बीच में वुमेन का किस तरीके से जो है ना स्टेटस डिग्रेड करेगा, इसके बारे में भी हमको देखना है। किस तरीके से जो है उनको जो है घर के अंदर रखा जाएगा, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। फिर इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस समय क्या किसी तरीके का चेंजेस हुआ था, क्या किसी तरीके का अचीवमेंट है क्या, ये सारी चीजें हमको देखना होगा आपका 13 जब हम पढ़ेंगे 13 नंबर टॉपिक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे ही हम आगे जाते हैं तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि ये तो हमने देख लिया अभी तक में। फिर आता है क्या कि 14 नंबर जो टॉपिक है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका अब दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि आपको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, मतलब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट क्या था, ये आप पढ़िएगा कि भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट क्या था, किस तरीके से जो है ना शंकराचार्य के द्वारा वेदांता फिलोसफी, रामानुजन और विशिष्ट अद्वैतवाद और माधव और ब्राह्मण जो है मीमांसा, इसके बारे में आपको जो है इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। रिलीजन में बात करें हम तो किस तरीके से रिलीजन का फॉर्म और फीचर्स चेंज करेगा आप, क्योंकि अभी पहले इससे पहले क्या था, इससे पहले सबसे ज्यादा जो है ना रिलीजन में मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय कि हम देखेंगे क्या कि किस तरीके से जो है ना पहले सेक्रीफाइसेस पे, ठीक है, रिचुअल्स पे बल दिया जाता था रिलीजन के अंदर। अब पहली बार डिवोशनल फीचर आ जाएगा। डिवोशनल फीचर कहने का मतलब क्या है, भक्ति मार्ग। किस तरीके से जो है ना कि सोल और ब्रह्म के बीच में जब कनेक्शन की बात आएगी तो किस तरीके से भक्तिज्म, सूफीज्म के माध्यम से जो है हम पहुंचेंगे, ये सारी चीजें हमको आपको इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिर तमिल डिवोशनल कल्ट जो है अलग अलग आएंगे, उनके बारे में देखना होगा, जिसमें आप अलवार और नैनार संत के बारे में पढ़िएगा कि अलवार और नैनार संत ये क्या थे, किस तरीके से इन्होंने सैविज्म को और वैष्णविज्म को आगे बढ़ाया साउथ के अंदर, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड उसका अराइवल भी हम इसी समय देखेंगे, और उसने अपने साथ एक सूफीज्म लेके आए वो, तो सूफीज्म क्या था, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। लिटरेचर भी इस समय देखेंगे क्योंकि इस समय लिटरेचर में भी काफी प्रोग्रेस हो रहा था। और प्रोग्रेस होने में क्या था, सबसे पहला कि अल बरूनी के बारे में आपने सुना होगा कि जब अल बरूनी विजिट करता है इंडिया में तो अल बरूनी के टेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहां से हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी होता है। उसी समय क्या है कि राज तरंगिणी को लिखा था कलहन ने, ठीक है। वो क्या है कि कश्मीर के रूलर्स के बारे में और उनका पूरा जो लीनिएज है उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको राज तरंगिणी से समझ में आता है पूरा कश्मीर का हिस्ट्री। तो कलहन ने उसको लिखा था, उसके बारे में आप समझिएगा इसमें।
फिर आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से इस समय चेंज हो रहा था, देखिए ये वही टाइम था जब टेम्पल आर्किटेक्चर जो था ना, जिसको आप कहते हैं इंडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर, जैसे ही इस्लाम इंडिया में आएगा ना, तो अब जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूजन होगा। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है ना आपके इस्लामिक या जिसको आप कहते हैं पर्शियन, ठीक है, तो पर्शियन आर्किटेक्चर का इंडियन आर्किटेक्चर के साथ में फ्यूजन होगा और इसमें आपको टू मिनारेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर, दिल्ली में कभी घूमना जाना हुआ है आपका, तो आप कभी जाइएगा वहां पे, तो सबसे पहला जो इनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ना, जब आप कुतुब मीनार जाते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा जाते हैं, बलबन का जो है वहां पे टूब है, जब इन सब चीजों को देखते हैं तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन जो है आर्किटेक्चर में इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो फ्यूजन हो रहा था। बेस्ट एग्जांपल वो है आपका पूरा कुतुब मीनार, ठीक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। फिर आता है क्या कि 13th सेंचुरी में अब इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कैसे हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। इनकी इकोनॉमी कैसी थी, सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ जब इनका जो है फ्यूजन हुआ है इंडियन कल्चर में। तो उसके बाद में कि टर्किश जो सुल्तान थे वो किस तरीके से अर्ली टर्किश सुल्तान जो है एस्टेब्लिश्ड हुए, क्योंकि आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री थोड़ा सा भी अगर आपको मालूम है तो आप एक चीज आपको मालूम होगा कि पहले जो है ना ये स्लेव के रूप में एज अ रूल किए थे यहाँ पे, ठीक है, कि मोहम्मद गौरी फाइनली जब पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन के बैटल में लूज करते हैं पृथ्वीराज चौहान, और यहां से जो है माना जाता है कि अब जो है सल्तनत एज या इस्लामिक एज शुरू होता है। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ना मोहम्मद गौरी अपना एज अ स्लेव बिठा के दिल्ली में जाता है। तो फिर यहां से स्लेव आगे बढ़ते चलते हैं, फिर किस तरीके से जो है ये हटा के स्लेव का टाइटल और जो है ना टर्किश सुल्तान का टाइटल लिया जाता है, ये सारी चीजें हमको इसमें समझना होगा। फिर कंसोलिडेशन देखना होगा कि इल्तुतमिश और बलबन इन दोनों ने मिलकर किस तरीके से जो है ना पूरे इंडिया को, मतलब दिल्ली सल्तनत का एक कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक है। तुर्के चालीसा किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। पैबोस की जो आप देखिएगा कि पैबोस जो है ना, सिजदा और पैबोस इस तरीके का जो है ना एक कल्चर डेवलप करेगा बलबन अपने कोर्ट में। तो ये सारी चीजें किस तरीके से था, किस तरीके से उन लोगों ने अपने नोबल्स पे चेक एंड बैलेंस रखा, ये सारी चीजें जो है हम आपको इसमें देखेंगे 13th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे। तो 14th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे तो 14th सेंचुरी में आपको जो है खिलजी रिवॉल्यूशन देखना है, ठीक है, क्योंकि खिलजी ने किस किस तरीके से जो है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो है कौन कौन सा सिस्टम लाया था, वो ये सारी चीजें हमको देखना होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे वो देखना होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो उन्होंने किया है वो हमको देखना होगा, एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक मेजर्स जो है उन्होंने क्या क्या लिए थे ये हमको देखना होगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की बारी आती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको देखना होगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है दोआब क्षेत्र में टैक्सेशन को जो है आगे बढ़ाया, किस तरीके से इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था देवगिरी। तो इन सब के बारे में इनके जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो आपको देखना होगा, क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्ट के बिहाफ पे कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक सन की रूलर था, टोटली मैड था, और कुछ लोग कहते हैं क्या कि नहीं, वो अपने एज से आगे की चीजें सोच रहा था, वो काफी जो है फ्यूचरिस्टिक रूलर था, और इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया है। तो इसके बारे में हमको देखना होगा। फिर बात आएगी क्या कि एग्रेरियन मेजर्स जो है उसके द्वारा क्या क्या लिए गए थे वो देखना होगा। ब्यूरोक्रेसी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की, उसमें कौन कौन लोग थे वो आपको देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार जो है ना कि टर्की जो थे, तो टर्किश लोगों के साथ साथ, टर्किश नोबल के साथ साथ जो है बाकी और भी जो है अफगानी नोबल्स और इन सबको जो है अपने कोर्ट में जगह दिया जाएगा। तो इनके बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमको मोहम्मद बिन तुगलक क्या समझना है। फिर बात आती है फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक का भी एग्रेरियन मेजर्स इन्होंने कुछ कुछ लिया है वो हम देखेंगे। अचीवमेंट देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, पब्लिक वर्क्स में, और एक है पहले उसका नाम अलग था अब चेंज कर दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, या फिरोजाबाद आज भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये सारा चीज जो है किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने क्या सोच के बनाया था, ये चीजें हमको इसमें देखना होगा। फिर देखेंगे हम क्या कि डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, क्या रीजन रहा कि सल्तनत का एज जो है वो डिक्लाइन हो गया, किस तरीके से बैटल ऑफ पानीपत जो है वो शुरू होता है, और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में किस तरीके से बाबर जो है आपका जो
लोधी को डिफीट करता है, और लोधी को डिफीट करने के बाद में फिर किस तरीके से मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे पैर जमाना शुरू करता है इंडिया के अंदर, ये चीजें हमको इसमें देखना होगा। ठीक है, इसी समय क्या है, इब्न बतूता का जो है अकाउंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इब्न बतूता इंडिया आया था, और वो अपना एक ट्रेवलॉग लिखता है, और उस ट्रेवलॉग में इंडिया के बारे में और खास करके इंडिया में जो सल्तनत एज है उसके बारे में, और यही नहीं विजयनगर एम्पायर के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसी समय इनका सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी किस तरीके से 13 और 14 सेंचुरी में फ्लरिश कर रहा था इंडिया का, इसको भी हमको देखना होगा कि क्या वो फ्लरिश कर रहा था या बिल्कुल स्टैग्नेंट स्टेज में आ गया था। ये चीजें हमको इसमें समझना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इनके टाउन चल रहे थे, और बाकी सारी चीजें जो है कि हमको देखना होगा इस समय कि मेजर चेंजेस और क्या क्या हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 15th। ठीक है, तो 15th सेंचुरी की बात आती है अगर, तो जब हम देखते हैं 15th सेंचुरी की, तो 15th सेंचुरी में जो है प्रोविंशियल जितनी भी डायनेस्टीज हैं वो आ गई थी। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत वीक होता जाएगा उसी समय क्या होगा कि ये जो है ना प्रोविंशियल डायनेस्टीज अपना जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने अपने क्षेत्र में बनाना शुरू कर देंगी। तो कुछ बंगाल में बनेगा, कश्मीर में जियाउल अबुद्दीन का टाइम आएगा। ठीक है, तो जैनुल अबुद्दीन किस तरीके से आएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में, फिर मालवा के क्षेत्र में बहमनी किंगडम्स किस तरीके से आएगा, विजयनगर एम्पायर किस तरीके से आएगा, तुंगभद्रा रिवर के बिल्कुल साउथ में। तो ये सारी चीजें जो है हमको देखना होगा। फिर लोधी का हम वॉर देख लेंगे कि मुगल एम्पायर, और पहला फेज में बाबर हुमायूं के बारे में समझेंगे। फिर जैसे ही हुमायूं जो है, आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर में हुमायूं को बिल्कुल लॉस हुआ था। उसमें जो चौसा का जो लड़ाई है जिसको कहते हैं, उसको बैटल ऑफ बक्सर जो है वो चौसा बक्सर के अंदर पड़ता है। तो बैटल ऑफ चौसा में किस तरीके से वो डिफीट होता है, और उसके बाद में हुमायूं को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है। उसी बीच में, उसी टाइम फ्रेम में किस तरीके से सूर एम्पायर आता है, और शेर शाह सूरी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करता है और रूल करता है पूरे इंडिया पे, वो हमको देखना होगा। फिर यही टाइम आता है कि जब हुमायूं वापस आएगा ना, तो पोर्तुगीज की कॉलोनीज आने लगेगी इंडिया में। ठीक है, और पहले पोर्तुगीज आते हैं तो किस तरीके से आपको ये देखना होगा कि वास्को डिगामा जो है वो कैलिकट पहुंचते हैं और जैमुरीन उनका स्वागत करते हैं। फिर किस तरीके से जो है वो इंडिया के लोकल जो है पॉलिटिक्स में इंडल्ज होने लगते हैं, किस तरीके से जो है मुगल से वो कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं, बट शाहजहां के टाइम पे क्या आता है कि उनको बंगाल से भी बिल्कुल भगा दिया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस समय आपको देखना होगा। और भक्ति सूफी जो है उसके बारे में भी यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, क्योंकि भक्ति सूफी जो है आपको सेपरेट तो मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन भक्ति और सूफी मूवमेंट किस तरीके से जो है ना, जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इंडिया का, उसको सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन को किस तरीके से चैलेंज करेगा, इसके बारे में आपको यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिर बात आएगी क्या कि 19th आपका टॉपिक क्या है कि 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में, तो इस समय आपको रीजनल कल्चर्स क्या क्या थे, लिटरेरी ट्रेडिशंस क्या क्या थे, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर, इनके बारे में आपको देखना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में। फिर अकबर के बारे में सेपरेट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि सुलह कुल की जो नीति थी उनकी वो क्या थी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ सुलह कुल और रिलीजन का जो पॉलिसीज था उनका, तो किस तरीके से उनका रिलीजियस पॉलिसी था, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। कोर्ट पैट्रोनेज आपको देखना होगा। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से चेंजेस आया था अकबर के टाइम पे, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे की बात अगर हम करें, तो मुगल एम्पायर आपका पूरा 17th सेंचुरी में आपको देखना होगा। शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद की जो चीजें है ना, वो लेटर, आपको कहते हैं कि लेटर मुगल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। वो जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमको यहां तक औरंगजेब तक जो है, औरंगजेब के बारे में पूरा सब कुछ जो है पढ़ के और फिनिश कर लेना होगा। और उसके बाद जो है इकोनॉमी, सोसाइटी पूरा हमको देख लेना होगा। इसी के साथ जो कल्चर और 18th सेंचुरी के साथ में आपका पेपर 1 फिनिश हो जाता है। अब आप बताओ कि अब आपको 18th सेंचुरी तक इंडिया का किस तरीके से पॉलिटी वर्क किया, किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आया,
किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में जो है नए नए चीजों को ऐड करते गया, किस तरीके से जो है कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जो है सोसाइटी का जो है वो चेंजेस हुआ, किस तरीके से जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड हुआ, उसके अंदर क्या क्या प्रोग्रेस आया, ये सारी चीजें जब आप पूरा पढ़ लेते हैं। और बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 तक आप यहां पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है क्या कि अब जो है हमने शुरू किया था पत्थर के एज से, जिसको हिंदी इंग्लिश में बात करें स्टोन एज। जब ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं आता था, उनको कपड़े तक पहनना नहीं आता था, हमने वहां से अपने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन हिस्ट्री को उठाया। हम देखते चले गए कि किस तरीके से चेंजेस आता गया आता गया आता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि बैटल ऑफ पानीपत 3 होता है 1761 में, और इसके बाद क्या होता है कि कंट्रोल आ जाता है आपके ब्रिटिशर्स के पास में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में जब इधर बैटल ऑफ पानीपत 3 लड़ा जा रहा था, ठीक है, अफगान और मुगल्स के बीच में, ठीक उसी समय वही टाइम फ्रेम है, याद कीजिए 1757, जब एक और लड़ाई लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में किस तरीके से जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ने साम दाम दंड भेद सबका यूज किया और डिफीट किया है आपके वेस्ट बंगाल के नवाब को। और यहीं से तय हो गया क्या कि अब जो है मुगल एज नहीं होगा इंडिया में, अब मुगल बादशाह नहीं होंगे, बल्कि इंडिया का रूलर कौन होगा, तो ECI, मतलब जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी EIC कहते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब यहां से किस तरीके से वो टेक ओवर लेंगे और कैसे वो आगे चेंजेस करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट किस तरीके से लाएंगे, ये चीजें हमको आपको पेपर 2 में देखना है। तो पेपर 2 में जो है सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, तो पेपर 2 में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, एक मिनट, तो पेपर 2 में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। अब आपको इसमें समझना होगा क्या, पहले टॉपिक में आपको बेसिकली यही देखना होगा कि किस तरीके से पोर्तुगीज आए, ठीक, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए मतलब ब्रिटिशर्स आए, और फिर जो है फ्रेंच आए, और किस तरीके से इन लोगों ने यहां पे पहले तो एक जो है फैक्ट्री सेट किया, फिर उस फैक्ट्री को सेटअप करने के बाद में किस तरीके से उसका फोर्टिफिकेशन किया, फिर उसी फोर्टिफिकेशन के बाद में किस तरीके से इनके बीच में पावर टसल शुरू होता है, और कैसे वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगते हैं। कैसे ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को पहले एलिमिनेट किया इंडिया से, डच के साथ एक कॉम्परिजन ये लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में उनको जो है सीधा इंडोनेशिया की तरफ भेज दिए, ठीक है। फिर जो है एंग्लो फ्रेंच रेवलरी कैसे शुरू होता है ये आप देखिएगा, और उस एंग्लो फ्रेंच रेवलरी में लास्ट में किस तरीके से फ्रेंच को भी एलिमिनेट कर दिया इन लोगों ने। और फिर जो है आपका बैटल ऑफ प्लासी, और उससे भी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, इलाहाबाद की ट्रीटी 1965 में, सॉरी 1965 में कह रहा हूं 1765 में। और 1765 में किस तरीके से उन लोगों ने इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद में एक लार्ज चंक ऑफ एरिया, जिसमें आप कहते हैं कि बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और बिहार की जो है जमींदारी को क्लेम कर लिया, और यहां से वो किस तरीके से आगे बढ़ने लगे ये हमको इसमें देखना है। फिर उसी में ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया हमको देखना होगा, किस तरीके से बंगाल में मीर जाफर, मीर कासिम, ये लोग को एलिमिनेट किया गया। फिर बैटल ऑफ बक्सर, मैसूर, मराठा को किस तरीके से कॉन्कर किया इन लोगों ने, और 3 एंग्लो मराठा वॉर्स को किस तरीके से इन लोगों ने जीता। ये सारी चीजें जो है हमको आपको देखना होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके बारे में देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि कुछ कुछ जो है ना ये एक्ट लाएंगे, और इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज थी ना,
उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्या लाएंगे, सबसे पहला वो लाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके माध्यम से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर इससे नहीं होगा तो वो पिट्स इंडिया एक्ट लाएंगे 1784 का, वो हमको देखना होगा। फिर चार्टर एक्ट 1813 लाएंगे, फिर 1833 लाएंगे, वो हमको देखना होगा। फिर वॉइस ऑफ फ्री ट्रेड की बात आएगी और किस तरीके से जो है कैरेक्टर चेंज होता जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल का, ये हमको देखना होगा। और फिर एक जो है इनके ऊपर ब्लो आएगा जिसको आप कहते हैं कि कहर, हिंदी में आप बात करें तो कहर इनके ऊपर बरसेगा, वो है आपका 1857 का रिवॉल्ट, जिसको ग्रेट रिवॉल्ट के नाम से भी आप जानते हैं। तो 1857 का रिवॉल्ट आता है और ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा बेस है उसको बिल्कुल जो है बहुत अच्छी तरीके से हिला देता है। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन, जिसको आप कहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ, तो ब्रिटिश क्राउन किस तरीके से जो है अब है इंडिया का रूल टेक ओवर करती हैं और क्राउन रूल यहां से शुरू हो जाता है, वो आपको देखना होगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखना होगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा, क्या उन्होंने सिर्फ हमारा लूट ही किया है या कुछ हमें अच्छा भी देके गए हैं, ये सारी चीजें देखना होगा। तो इसमें आपको देखना होगा क्या कि परमानेंट सेटलमेंट जो लाया गया था वो क्या था, रैयतवारी सेटलमेंट जो था वो क्या था, महालवारी सेटलमेंट जो था वो क्या था, ये आपको देखना होगा। और इसका इकोनॉमिक जो है इंपैक्ट क्या हुआ, आपको ये समझना होगा कि क्या पीजेंट्री पे क्या इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा, उसके बाद में क्राफ्टमैन के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, मिडिल क्लास के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना होगा। फिर कॉमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उससे क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो हमको देखना होगा। इसके बाद बात करें कि राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रेरियन लेबर, जिसको आप कहते हैं ना कि बेगार, और इस तरीके का जो वर्ड यूज होता है कि उनका अपना कोई लैंड होल्डिंग नहीं होता था, वो क्या करते थे कि जमींदार के लैंड पे जो है वो वर्क करते थे और उनके लिए उनको ना कोई मेहनताना मिल रहा था ना कुछ भी, जो भी सामान हुआ उसमें से थोड़ा बहुत खाने के लिए उनको मिलता था। तो ये लैंडलेस एग्रेरियन लेबरर्स का जो है वो किस तरीके से वो इवॉल्व हुए, उनका राइज किस तरीके से होता है, ये आपको समझना होगा। और लास्ट में आपको देखना होगा क्या, इम्प्रोविसमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटी, ठीक है। तो जो रूरल सोसाइटी है उस रूरल सोसाइटी में किस किस तरीके का जो है इम्प्रोविसमेंट होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आने लगते हैं, वो आपको देखना होगा। फिर इसी तरीके से जब हम आगे की बात करते हैं तो अगला क्या आता है हमारे पास में, अगला आता है कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल ले लिया था तो इस समय क्या क्या चेंजेस आ रहा था, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम तो चल ही रहा था, ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज से पहले हम एजुकेशन जानते ही नहीं थे, हम जानते थे, बट वो क्या था, उसको हम कहते हैं क्लासिक एजुकेशन आप कह लो या फिर आप उसको गुरुकुल सिस्टम कह लो, ठीक है। तो उस तरीके से गुरुकुल सिस्टम में जो है वो पढ़ाइयां होती थी। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम का स्टेट क्या था वो हम देखेंगे। उसके बाद में हमको ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट जो थे कंट्रोवर्सी, उसके बारे में समझना होगा। पहली बार जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाया गया, उसके बारे में हम देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन के आने से क्या क्या चेंजेस आए, वो हमको देखना होगा इसमें। फिर राइज ऑफ प्रेस, लिटरेचर और पब्लिक ओपिनियन किस तरीके से आया, वो भी हमको इसमें देखना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है जहां से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है कि उसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई, वो है आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको इंडियन रेनेसा भी कहते हैं। तो इंडियन रेनेसा के बारे में आपको समझना होगा कि किस तरीके से शुरुआत तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी और फिर उसके बाद में ब्रह्म समाज जो था इनका काफी इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद में किस तरीके से जो है दयानंद सरस्वती आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, सती, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, इस सब चीजों पे जो है किस तरीके से चेंजेस होने लगता है। और इसके वजह से मिडिल क्लास में जो है ना राइज ऑफ नेशनलिज्म का फीलिंग आना शुरू होता है।
ये आपको पढ़ना होगा। और ये अगर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद में जो है ना अलग अलग छोटे छोटे सोसाइटी और फिर जो है इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं। और फिर एट द एंड 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो है किस तरीके से कांग्रेस को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, इस क्रोनोलॉजी को समझने में आपको काफी जो है हेल्पफुल होगा जब आप ये पढ़ते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है क्या कि इंडियन ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया ब्रिटिश रूल को लेकर के। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडियन ने बोला, ब्रिटिशर्स कितना भी जो है टैक्सेस जो है लगा रहे थे, अलग अलग तरीके के सेटलमेंट से इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि सब बोलते होंगे कि नहीं नहीं आप करते रहो एक्सप्लॉयटेशन, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन लोगों ने जो है ना इसके अगेंस्ट में जो है ना वॉइस को रेज किया, और वो वॉइस जो रेज हुआ वो अलग अलग तरीके से दिखा। जैसे कहीं पे आपको जो है पीजेंट्स मूवमेंट के रूप में दिखेगा, कहीं जो है आपको ट्राइबल अपराइजिंग के रूप में दिखेगा, और कहीं जो है आपको जो है अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 8 टॉपिक इसमें आप देखेंगे कि फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कौन कौन सा ऐसा कारण था जिसके वजह से इंडियन नेशनलिज्म मतलब भारतीय राष्ट्रवाद का जो है विकास हो गया, ये आपको इसमें समझना होगा। उसमें आपको देखना है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, उसके बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि ये सेफ्टी वॉल्व है। एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी दिया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो किस तरीके से जो है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ये सारी चीजें आपको समझना होगा इसमें। और रिलेटिंग टू द बर्थ ऑफ कांग्रेस, उसके बाद में इनके क्या क्या प्रोग्राम रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्या होता था इनका। फिर इसी में देखेंगे कांग्रेस के लीडरशिप में मॉडरेट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो मॉडरेट्स के बारे में हमको आपको इसमें समझना होगा। ठीक है, तो मॉडरेट्स के बारे में देखना होगा। फिर एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में देखना होगा। दोनों की आइडियोलॉजी में क्या अंतर था। और स्वदेशी मूवमेंट जो कि आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में जो शुरू हुआ था, उसी के अगेंस्ट में ये जो है उसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट ने किस तरीके से जो है ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में उनके आइडियोलॉजी में अलग अलग चेंजेस क्या क्या थे, किस तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव थे, बदलाव किया, ये आपको इसमें समझने को मिलेगा। फिर जब आगे इसमें बढ़ते जाइएगा तो आपको राइज ऑफ गांधी के बारे में दिखेगा, जिसको कि हम लोग हिस्ट्री में गांधीयन एरा के बारे में भी कहते हैं। और गांधीयन एरा में सबसे इंपॉर्टेंट आता है लखनऊ पैक्ट 1916। तो 1916 लखनऊ पैक्ट के बाद गांधी जी ने किस तरीके से जो है ना पूरा फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट को एक साथ जो है अपने आइडियोलॉजिकल जो है एस्पेक्ट्स के अनुसार जो है आगे बढ़ाया, और एट द एंड जो है इंडिपेंडेंस आया, इसके बारे में हमको देखना होगा। तो इसमें राइज ऑफ गांधी के बारे में देखना होगा, कैरेक्टर ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म क्या था ये आपको देखना होगा, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना होगा। तो ये आपको देखना होगा। इसी बीच में अलग अलग तरीके के जो है ना रिपोर्ट्स आएंगे, कॉन्फ्रेंस होंगे। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में साइमन कमीशन, आपको साइमन कमीशन देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद में फिर जो है किस तरीके से गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है वो आपको देखना होगा। अगस्त ऑफर आपको देखना होगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। फिर इसी समय ब्रिटिशर्स जो है कुछ चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा सा लिबरलाइज होने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में जो है ना जो भी इंडियंस है वो हमारे खिलाफ अगेंस्ट में ना हो पाए। तो उस लिए वो फिर क्या करेंगे कि आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाएंगे 1909, वो देखना होगा। मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का देखना पड़ेगा आपको। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उसमें किस तरीके से उन लोगों ने बिल्कुल जो है ना डोमिनियन स्टेटस और जो है इस तरीके की चीजों की बात कर दी थी। उन्होंने पूरा जो है लिबरलाइज कर दिया था। लेजिस्लेटिव में इंडियंस को एंट्री अच्छी खासी मिलने लगी थी। एग्जीक्यूटिव में भी जो है इंडियंस का बोलबाला होने लगा था। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो है किस तरीके से हमने एट द एंड जो है हम अपना
इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं और ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर करते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसी में आप आगे बढ़िएगा तो आपको ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स जो किए गए थे इंडियंस के द्वारा और ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी आपको हम लोगों को इसमें पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा क्रिप्स मिशन के बारे में आप जानते होंगे, तो ठीक है, क्रिप्स मिशन आपको इसमें पढ़ना होगा, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना होगा, वेवेल प्लान के बारे में पढ़ना होगा। इन सब के माध्यम से ब्रिटिशर्स जो है वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग को या फ्रेमवर्क को आगे बढ़ा रहे थे, या उनका सिर्फ इंटेंशन नहीं था बढ़ाने का, सिर्फ वो शो कर रहे थे कि हाँ ठीक है हम जो है एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी हमको उसी समय मिलेगी। फिर यहीं पे आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है कॉलोनियल इंडिया में 1858 से लेकर 1935 के बीच में, ये देखना है। और याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि जब ये आप पढ़िएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आपको क्या है, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। यहां से आपका क्या है कि ये जो है आपके पॉलिटी के टॉपिक को भी हिट कर रहा है। आपको समझ में आएगा कि हमारा आज का गवर्नेंस सिस्टम जो है जिस तरीके से हम चल रहे हैं, तो क्यों हम कहते हैं मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आपको यहीं से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए एक ना बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी लेकर के अगर आप काम करना चाहें तो वो क्या होता है एट द एंड, वो रेड टेपिज्म को, करप्शन को, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन को जो है ना जन्म देता है। उसका ही वो बर्थ है मान के चलिए। जैसे लेट्स से मैं आपको बोल दूं अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ब्यूरोक्रेसी बहुत छोटी है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश में ये जो है डेवलपमेंट दिल्ली के मुकाबले अच्छा है या बुरा है? तो मैं कहता हूं, आप, मैं तो नया भी हूं आप लोगों के सामने, बट बिलीव कीजिए कि मैं आज आया, आप देखने के बाद में मैं कह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश का क्या है, आपका गवर्नेंस सिस्टम बेहतरीन है एज कंपैरिजन टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि ये कॉलोनियल इंडिया में जो है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, ये समझेंगे। अदर स्टैंड्स में हमको देखना होगा कि नेशनल मूवमेंट क्या है, रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, बंगाल, पंजाब, मराठा, क्योंकि देखिए ये तो गांधीयन जो है मूवमेंट चल ही रहा था, इसके साथ में ना रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट भी चल रहा था। रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट क्या था कि उनका क्या मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से आउट करना है, तो कभी भी जो है ना हम क्या करेंगे कि जो नन कॉर्पोरेशन है या नन वायलेंस है, इसके माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं, हमको जो है वायलेंस करना पड़ेगा। और उसी वायलेंस का अंजाम है कि आप देखते हैं कि वहां रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट भी हमारे यहाँ चल रही थी, गदर पार्टी इस तरीके से, या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इससे आपको यही पता चलता है कि बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में किस तरीके से जो है ना अदर जो है नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, और उनको हम रिवॉल्यूशनरीज का नाम देते हैं। फिर उसी समय कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जब गांधी का नन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था तो स्वराज पार्टी फॉर्म होती है, फिर वो स्वराज पार्टी आगे चल के जो है डिसबैंडेड कर दी जाती है, फिर कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करता है। तो ये किस तरीके से क्या हुआ है ये आपको इसमें समझ में आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे बनी ये आपको समझना होगा, अदर लेफ्ट पार्टियां कैसे आ गई, ठीक है, तो ये हमको इसमें समझेंगे। फिर जो है पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, अब अलग अलग सेपरेटिज्म कैसे आया, तो उसमें मैं आपको कुछ कुछ रेफरेंस दूंगा कि मैं बोलूंगा कि सबसे पहले 1857 में जब ब्रिटिशर्स को ये दिख गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ यूनाइट होकर के जो है ना
वो फाइट किए थे, तो वहीं से जो है ये क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू करेंगे। लेकिन इसका क्लियर इंडिकेशन आपको दिखने को मिलेगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये एक्ट्स पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है ना वो पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म शुरू किया। मुस्लिम लीग को फॉर्म कराने में, मुस्लिम लीग अगर फॉर्म हुआ तो मुस्लिम लीग को आगे चल के जो है सपोर्ट करने में किस तरीके से ब्रिटिशर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो। हिंदू महासभा जो है वो किस तरीके से जो है मुस्लिम लीग के काउंटर पार्ट के रूप में खड़ी हुई, वो आपको देखना होगा। कॉम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, ये आपको देखना होगा। इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस देखना होगा, ठीक है। इतना जैसे ही आप देखते हैं तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन बाकी रह जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के पोर्शन में आपको फिर देखना होगा कि जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी है, पंचशील एग्रीमेंट, वो क्या है हमारा, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट आपको दिखाएंगे। प्रिंसेस का जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो देखना होगा आपको। नेशनल लैंग्वेज को लेकर के क्वेश्चन हुआ, वो देखना है आपको। कास्ट और एथेनिसिटी के बारे में देखना है कि 1947 के बाद क्या रहा। बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइब्स जो थे उनका स्टेटस क्या रहा। दलित मूवमेंट जो शुरू हुआ उसके बाद उसमें क्या रहा। तो आपको ये सब देखना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखना होगा। लैंड रिफॉर्म लाया गया जिसमें जमींदारों के पास में जो बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग लेके रखे थे उसको किस तरीके से उन लोगों ने चेंज किया। तो वो सारी चीजें जो है आपको इसमें देखना होगा, ठीक है। जब ये सारी चीजें आप देख लेते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखना होगा। ये कंप्लीट होने के बाद में इनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज आपको देखना होगा, ठीक है। और यहां से शुरू हो जाएगा आपका क्या, यहां से शुरू हो जाएगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या है कि इनलाइटनमेंट और मॉडर्न आइडियाज देखना होगा, जिसमें रूशो का, कांट का जो है इनलाइटनमेंट्स और इनके क्या क्या थॉट रहे हैं वो आपको देखना होगा। फिर स्प्रेड ऑफ इनलाइटनमेंट, आखिर इनलाइटनमेंट जो है किस तरीके से स्प्रेड हुआ, किस तरीके से ये अमेरिका में भी पहुंचा। क्योंकि आपको पता है अमेरिका भी क्या था, एक टाइम पे जो है कॉलोनी था, किसका, तो ब्रिटिशर्स का। फिर यही इनलाइटनमेंट जब इनके कॉलोनीज तक, ब्रिटिश के, फ्रेंच के, इन लोगों के जब कॉलोनीज तक पहुंच रहा था ये इनलाइटनमेंट, तो किस किस तरीके से उसने जो है अपने रूप दिखाया, किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट होते गए वो कॉलोनीज, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। जब आप बात कीजिए कि जब ये इनलाइटनमेंट आएगा, ठीक है, तो इस इनलाइटनमेंट से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैपिटलिज्म ना बहुत ज्यादा लेबर क्लास को जो है एक्सप्लॉइट किया था। क्योंकि जहां कैपिटलिज्म होगा वहां पे एक नया ग्रुप क्रिएट होके आएगा और वो क्या होगा, लेबर क्लास या लेबर सोसाइटी, ठीक है। अब जब ये लेबर क्लास आएगा तो इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्यों, आप समझ लो, कैपिटलिज्म में जो है ऑनर किस लिए वर्क करता है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। उसको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा कि अपने लेबर्स को जो है ना बिल्कुल एट द एंड तक एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी होगा। तो उससे क्या होगा कि जब ये एक्सप्लॉइटेशन होगा तो इस क्लास की तरफ से जो है एक वॉइस शुरू होगा और उस वॉइस को जो है ना, इस क्लास के वॉइस को हवा देने का काम करेगा क्या, मार्क्स की फिलॉसफी, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, और आगे चल के यही जो है कम्युनलिज्म में डेवलप्ड होगा। तो कम्युनिज्म में किस तरीके से ये डेवलप्ड हो जाएगा ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद में लेनिन के बारे में हमको आगे पढ़ के देखना है कि लेनिन का जो है वो किस तरीके से इसमें चेंजेस आएगा। तो अब क्या आएगा कि अब मॉडर्न पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। इस मॉडर्न पॉलिटिक्स में आपको क्या देखना है कि यूरोप के स्टेट सिस्टम आपको देखना है कि किस तरीके से होगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखना होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखना होगा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में पूरे फ्रांस में किस तरीके से चेंजेस आ रहा था वो देखना है आपको। फिर उसी बीच में अमेरिका का के बीच में सिविल वॉर भी हुआ था। उनके जो स्टेट्स थे उन स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर शुरू हुआ था और उस सिविल वॉर का ही जो है मतलब कि रिजल्ट है कि आपका अब्राहम लिंकन जो है, ठीक है, और उनके द्वारा जो है ना मतलब कि ये जब आप देखते हैं अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद में क्या है कि आपको इसमें अब्राहम लिंकन के बारे में देखना है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी का जो ये ट्रायंगल था ये किस तरीके से चेंजेस किया गया है ये आपको देखना है।
ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपको देखना है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्मर्स देखना है, वहां पे फ्री ट्रेडर्स देखना है, और चार्टिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखना होगा कि किस तरीके से इंग्लिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, क्या क्या काउजेस थे, कारण थे सोसाइटी में आने के, ये देखना है। फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है किस तरीके से यूएसए में गया, और यूएसए में गया तो किस तरीके से उसने अपना फॉर्म चेंज किया वहां पे। जर्मनी में गया तो जर्मनी में वो किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना अलग जो है एक रूप लेता है। रशिया में जाता है तो किस तरीके से वो अपना एक अलग रूप लेता है, और जापान में आता है तो वो किस तरीके से एक अपना अलग जो है रूप लेता है। इसके बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ कि सारे देश आपस में जो है एकजुट होने लगे, वो देखना होगा। नेशन स्टेट थ्योरी देखना होगा आपको, या नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म आपको देखना पड़ेगा इसमें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा क्या, जर्मनी और इटली। ठीक है, तो जर्मनी और इटली आपको देखना पड़ेगा, बिस्मार्क को आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से इनका कंसोलिडेशन हुआ है ये आपको समझना होगा। तो ये आपको जर्मनी और इटली के बारे में देखना होगा, और यही जर्मनी और इटली आगे चल के जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो है किस तरीके से जो है इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया, ये चीजें हमको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर डिसइंटीग्रेशन देखेंगे इंपायर्स का, वो हमको देखना होगा। और लास्ट में क्या है कि इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म देखना होगा हमको। तो जैसे ही हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे तो उसमें हमको देखना होगा कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से जब नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो चेंजेस आया है, किस तरीके से यूएस भी एक पार्टी बन गया है और वो जो है इंपीरियलिज्म को और कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाता है, ये हमको देखना होगा। फिर लैटिन अमेरिका में किस तरीके से कंट्रोल किया गया, साउथ अफ्रीका में किस तरीके से किया गया। ठीक है, स्लेव का जो ये ट्रायंगल बनाया गया था स्लेवरी का, उसको आपको इसमें समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको इसमें समझना होगा, और इंपीरियलिज्म और आगे चल के यही फ्री ट्रेड की बात करी जाएगी, इसके बारे में आपको समझना होगा। और वही आज के टाइम पे जो नियो इंपीरियलिज्म है ना, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो आपका एलपीजी रिफॉर्म है, तो एलपीजी रिफॉर्म जिसको आप कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये किस तरीके से एक नियो इंपीरियलिज्म है, ये भी आपको मैं इसमें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, फिर अगर बात करें रिवॉल्यूशंस की तो रिवॉल्यूशंस में आप एक चीज समझ जाइएगा कि बाकी और भी रिवॉल्यूशंस कैसे हुए हैं, और काउंटर रिवॉल्यूशंस जैसे यूरोप में भी जो है रिवॉल्यूशंस हुए हैं, तो वो आपको देखना होगा इसमें। तो इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद में रशियन रिवॉल्यूशंस किस तरीके से हुआ, सोशलिज्म वहां पे आता है, वो देखना होगा। फासिज्म जो है आपको देखना होगा कि फासिज्म किस तरीके से आता है, इटली जर्मनी में अलग अलग रूप में चेंजेस हो करके आते हैं, वो आपको देखना है। फिर चाइनीज रिवॉल्यूशन के बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो चाइनीज रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपको समझना होगा कि हम जो है इसमें आपको ये समझना होगा। फिर इसी के बाद लास्ट जो है हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। बेसिकली इसमें मैं आपको कुछ नए डायमेंशंस दूंगा कि किस तरीके से कैपिटलिज्म ने आगे बढ़ के जो है वॉर को इग्नाइट किया, और फिर उसमें जो है फिर सोशलिज्म जो है जिसको आप कहते हैं कि बेस्ट आइडियोलॉजी है, उसने भी जो है अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से रूप दिखाया, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ये पूरा सोसाइटी पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस गए इनके, ये हमको समझना होगा। फिर इन दोनों के वॉर के काउज और जो है कॉन्सिक्वेंसेस तो देखेंगे ही। इसके बाद लास्ट है कि द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जो है आई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर आपके जो है ट्विंस ब्रदर जिसमें आप कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और जो है वर्ल्ड बैंक, किस तरीके से इमर्ज होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हम समझेंगे। और लास्ट क्या है कि लिबरलाइजेशन एंड द कॉलोनियल रूल, किस तरीके से अब जो है ना ये कॉलोनियल पावर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और वहां पे लिबरलाइजेशन आता है, उन कॉलोनीज को लिबरेट किया जाता है, और वो किस तरीके से फिर जो है ना कि आपका अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज का जो कंसेप्ट आने लगता है कि जो इंपीरियल कंट्रीज थे उन लोगों ने तो अच्छा खासा पैसा कमाया, वो उनके पास में हर एक चीज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया हुआ था उनका, तो वो सारी चेंजेस आपको इसमें देखना होगा। अरब वर्ल्ड देख लेंगे हम इसमें, लैटिन अमेरिका देख लेंगे। ठीक है,
अफ्रीका में जो है अपार्थाइड के बारे में हम जो है वो सारी चेंजेस इसमें देखेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में आपको बता दूं कि लास्ट जो है आपका यही डीकोलोनाइजेशन है। एक मिनट में पेन ले लेता हूं। हाँ, अब क्या है लास्ट 25, ये है आपका डीकोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट। ये जो आज का अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ना, वो किस तरीके से आया, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फैक्टर्स जो थे वो कॉन्स्ट्रेनिंग थे डेवलपमेंट को लेकर के, कि लैटिन अमेरिका क्यों पीछे रह गया, अफ्रीका क्यों पीछे रह गया, एशिया भी मैं लिख दूं इसमें कि हम भी पीछे ही रहे थे। ठीक है, एशिया के कुछ देश को छोड़ दे, अगर जापान को छोड़ दे और रशिया को छोड़ दे, तो हम लोग क्या थे, हम लोग बिल्कुल जो है वो बैकवर्ड ही थे, अंडर डेवलप्ड ही थे। तो वो सारी चीजें देखेंगे और अभी इसी चीज को हम आगे लेके चलते जाएंगे। और ट्रंप, ठीक है ना, अमेरिका, अमेरिका एंड ट्रंप, ठीक है ना, इनके बारे में भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से अब जो है ये यूनाइटेड नेशन के कंसेप्ट को भी ये जो है ना बिल्कुल एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, हर जगह से अमेरिका का पुल बैक हो रहा है। तो आगे चल के क्या होगा हमारा, किस तरीके से वर्ल्ड जो है शेप लेगा, ये सारी चीजें जो है हम एट द एंड देखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ कि ये आपने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों देख लिया आपने हिस्ट्री का। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पढ़ लेते हैं सही से, तो क्या आप अपने जीएस के एसे वाला जो आपका पोर्शन होगा मेंस में बेहतरीन आंसर लिख पाओगे कि नहीं। दूसरा, जो आपका पेपर फर्स्ट होता है जीएस का, जिसको आप पेपर सेकंड एपीएससी में आपका लिख रखा है उन्होंने, बट वो पेपर फर्स्ट ही मैं मान के चलता हूं, जिसमें पूरा हिस्ट्री है, क्या उस हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। और पेपर 3 जिसमें कि आपका पूरा पॉलिटी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज क्या क्या थे, सेकुलरिज्म क्यों हमने ऐड किया उसमें, सोवरेनिटी को क्यों ऐड किया, रिपब्लिक को क्यों ऐड किया, सोशल इक्वालिटी को क्यों ऐड किया, इक्वालिटी को क्यों किया, लिबर्टी को क्यों किया, ये सारी चीजों के जवाब आप दे पाओगे कि नहीं। तो इस तरीके से हिस्ट्री आपका सिर्फ ना 2 पेपर के लिए हेल्पफुल है, ये टोटल आपके एसे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ये जो टोटल 2 पेपर हैं, टोटल 5 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप अपना ऑप्शनल चूज करें तो इस तरीके से ही चूज करें कि कितना जो है डाइवर्सिफाई आपको वो फायदा दे सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।